हाँ, नमस्कार अनूप जी। मैं सर्वप्रथम आपका और आपकी संस्था का और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले जितने भी इसमें आपके साथ संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, विश्व रंग और हिंदी से प्यार है, विश्व हिंदी विश्व सचिवालय आदि, सबका आभार व्यक्त करता हूं कि शैलेंद्र जी की जन्म शताब्दी पर ये कार्यक्रम आप लोग आयोजित कर रहे हैं और ये साल भर कार्यक्रम चलने चाहिए। आज संयोग से उनके परिवार से आदरणीय मनोज शैलेंद्र जी और उनकी बड़ी बेटी अमला शैलेंद्र मजूमदार जी जुड़ी हुई हैं। और मैं भार्गव साहब, अ, आप तो हमारे बड़े भाई आदरणीय हैं। मैं और प्रार्थना भी करूंगा कि ये कार्यक्रम और एक्सटेंड हो और उसमें अमला जी और दिनेश शैलेंद्र जो छोटे बेटे हैं उनको भी आगे शामिल किया जाए। वो निश्चित लोग रूप भी से। संस्मरण अपने सुनाएंगे और मुझे लगता है कि साल भर ही कार्यक्रम चलेंगे। और सबसे खुशी की बात है कि आदरणीय अशोक चक्रधर जी कार्यक्रम के अध्यक्ष के तौर पर जुड़े हुए हैं। प्रांजलि जी ने कार्यक्रम को शुरू किया और आप बहुत खूबसूरत संचालन आप दोनों कर रहे हैं। पीयूष जी ने बहुत सुंदर जो गीत है शैलेंद्र जी का, उसको गाया भी उतने ही भक्तिभाव से है। मुझे याद आ रहा है, आज से करीब 3-4 साल पहले एक दिन आदरणीय अशोक चक्रधर जी का फोन आया, तो क्योंकि मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि मैंने डॉक्टर साहब की मैं लगभग 100 लोगों से शैलेंद्र जी पर लिखवा चुका हूं और मेरी प्रार्थना है कि आप भी, संशोधित हो गई लेकिन आप लिखेंगे तो मुझे लगता है असगर वजाज साहब, अब्दुल बिस्मिल्लाह जी जो जामिया मिलिया के दोनों प्रोफेसर हैं, उन्होंने लिखा और आप वहाँ अध्यक्ष थे, तो आप भी लिखें। तो एक उसके बाद एक दिन फोन आया आदरणीय अशोक जी का कि इंद्रजीत भाई, वो मैंने रात एक गाना सुना, उस गाने को सुन के मेरा मन इतना भावुक हो गया और मुझे लगता है मैं लिखूं। और उस संयोग से जो गाना उन्होंने कहा कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे माफ करें, ये गाना शहीन जी का नहीं है, ये गाना हसरत जयपुरी के नाम पर है। और इसका मुखड़ा जो मैंने अभी सुनाया, दुनिया बनाने वाले, मुखड़ा जो है वो मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ है। उसका प्रसंग ये था कि 1949 अक्टूबर में मजरू साहब को लगभग 1.5 साल की जेल हो गई और जेल में रह कर के उन्होंने बहुत सी गज़लें लिखी, नज़्में लिखी और उसमें से एक उनकी बड़ी फ़ेमस है कि रक़्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। राज कपूर साहब ने इस बीच जेल में जाकर उनको आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए और क्योंकि एक खुददार शायर कैसे पैसा ले ले निःशुल्क में, तो उन्होंने राज साहब ने थोड़ा एक बहाना किया कि भाई मैं आपसे अगली फ़िल्म में एक गीत लिखवाना चाहता हूँ और मुखड़ा मुझे अभी आप दे दीजिए, और 1000 एडवांस पेशगी उनके हाथ में रखा। वो एक तरह से उनके परिवार को मदद करना चाहते थे क्योंकि मजरू साहब तो जेल में थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी नज़्म पढ़ी थी, एक ऐसी गज़ल पढ़ी थी जिसकी वजह से वो थोड़ा सरकार विरोधी थी। तो मोरारजी उस समय मुख्यमंत्री थे बॉम्बे में और किसी वजह से वो थोड़ा-सा वो समझौता नहीं हो पाया और उनको जेल हो गई। और लेकिन छुड़वाने वाले भी, हालाँकि मैं मानता हूँ कि ये जो प्रमाणिक बात है, राज कपूर साहब ने ही उनको छुड़वाया भी और बिना शर्त छुड़वाया। कम से कम एक शायर के सम्मान को भी बचाया और नेहरू जी से कह कर के उनको जेल से रिलीज़ कराया, ये भी बड़ी बात है। तो ये मुखड़ा मजरू साहब ने लिखा था और बाद में इस फ़िल्म में 2 गीत शैलेंद्र जी ने हसरत जी से लिखवाए क्योंकि दोस्ती दोनों की थी। तो एक तो यही गीत दुनिया बनाने वाले और एक गीत और भी, दूसरा जो है, एक गीत तीसरी कसम में जो 9 गीत हैं उसमें 7 शैलेंद्र के हैं। तो विशेष तौर पर इस गीत के बारे में जो बात चल रही थी, मैं मानता हूँ डॉक्टर साहब के बारे में तो मैं जानता हूँ क्योंकि वो हास्य के बड़े कवि, गंभीर हास्य के, लेकिन उन्होंने अपना शोधगार जो है, अशोक जी ने तो मुक्तिबोध पे किया जो हिंदी के सबसे बड़े महान कवि शुमार किए जाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से तुलसी को हम लोग भक्ति और आस्था का कवि मानते हैं, पंत और वर्ड्सवर्थ को हम प्रकृति का कवि मानते हैं, टी.एस. एलियट और मुक्तिबोध को हम विचारों का कवि मानते हैं, उसी दृष्टि से अगर हम शैलेंद्र का मूल्यांकन करें तो मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि शैलेंद्र आग और राग के, इश्क, इनकलाब और इंसानियत के महाकवि, मैं, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत धारणा है, आप लोग भी हो सकता है इससे सहमत हो, क्योंकि हर एक कवि के अंदर कहीं न कहीं आग होती है, कहीं न कहीं राग होती है। शैलेंद्र की कविताओं के बारे में अगर हम बात करें तो मैं मानता हूँ कि शैलेंद्र की कविताओं में सृजन, संवेदना और सौंदर्य का राग है, प्रतिरोध और प्रतिबद्धता की आग है, और इसी के साथ-साथ क्योंकि वो लोकतांत्रिक समाज का सपना देखते थे, एक समाजवादी समाज का सपना देखते थे, तो एक कहीं न कहीं एक स्वतंत्र समाज जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, उस समाज का एक हँसी ख्वाब भी उनके दिमाग में था और उन्होंने उसे, और सरकार ने अल्टीमेटली जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसकी बुनियाद भी लोकतांत्रिक समाज पे ही पड़ी।
अगर आप देखें, मैं आदरणीय अशोक जी और तमाम हमारे इसमें बड़े-बड़े सब इस कार्यक्रम में लोग जुड़े हुए हैं जो सुन रहे हैं देश दुनिया से। कुछ फ़ेसबुक पे हैं और 60 से ज़्यादा इसी डायरेक्ट हमारे इसी चैनल पे जुड़े हुए हैं और फ़ेसबुक पे ल लाइव हो रहे हैं, बहुत से लोग सुन रहे हैं। मैं मानता हूँ कि एक अच्छी कविता वही है, एक बड़ी कविता वही हो पाती है जो किताब के पन्नों के साथ-साथ लोगों के होठों पर समा जाती है, लोगों के होठों के साथ-साथ लोगों के हृदय में समा जाती है। और इस दृष्टि में देखें तो हम उसमें कबीर हैं, जिनके दोहे हम सबके होठों पे होते हैं, हम हमेशा गुनगुनाते हैं, लोगों से सुनते हैं, लोगों को सुनाते हैं। गालिब की ग़ज़लें हैं, गालिब के शेर हैं जिनको हम सुनते और सुनाते हैं। गुरु नानक और मीरा के पद हैं, तुलसी की चौपाइयाँ, ये इसी श्रेणी में मैं मानता हूँ कि साहिर और शैलेंद्र भी आते हैं और भी बहुत से लोग आते हैं, लेकिन आज क्योंकि बात शैलेंद्र की है, तो शैलेंद्र के गीतों को भी हम उसी श्रृंखला में, उसी श्रेणी में, उसी कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ एक बात और मैं जो मैंने एक धर्मयुग में एक शैलेंद्र जी का एक इंटरव्यू क्या एक लेख धर्मवीर भारती जी ने लिखवाया था उनसे। तो वो बड़ा संक्षेप में उन्होंने अपना परिचय दिया कि वो फ़िल्म लाइन से पहले यानी वो कैसे फ़िल्मों में आए और कैसे कवि बने, उसके बारे में एक लेख था, बड़ा छोटा-सा लेख है। तो उसमें उन्होंने ज़िक्र किया है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, अगले दिन जो है एक कवि सम्मेलन मुशायरा का आयोजन जश्न आज़ादी के तौर पर बॉम्बे में किया गया और उसमें हिंदुस्तान के बड़े शायर शामिल हुए, उसमें जोश मलिया वादी थे, सरदार अली सरदार जाफ़री साहब थे, पंडित नरेंद्र शर्मा जी थे, कैफ़ी आज़मी साहब थे और शमशेर बहादुर सिंह, तार सप्तक के जो कवि वो भी शामिल थे। और कार्यक्रम की अध्यक्षता उस समय पृथ्वीराज कपूर साहब ने की थी उस कार्यक्रम की जो 16 अगस्त 1947 में हुआ था और उसका संचालन जो है, वो आवारा जिन्होंने लिखी बस और जो दूसरी मेरा नाम जोकर लिखी और ब्लिट्ज़ का आखिरी पन्ना जो लिखते थे, ख्वाजा अहमद अब्बास ने उस कार्यक्रम का संचालन किया था। और शैलेंद्र जी ने लिखा है कि ये मेरा पहला दिन था बम्बई के कविता साहित्य जगत में प्रवेश करने का। कह रहे मैं तो क्योंकि दर्शकों में बैठा हुआ था, मैं तो सबसे पिछली लाइन में दर्शकों के बीच बैठा हुआ था और लास्ट मोमेंट पर ये हुआ कि शमशेर बहादुर सिंह ने अपना नाम विथड्रॉ कर लिया कविता पाठ से, तो फिर अल्टीमेटली क्योंकि उनकी पहचान ये थी कि इप्टा से जुड़ चुके थे और ख्वाजा अहमद अब्बास ये सब पृथ्वीराज जी उनसे थोड़ा परिचित भी थे, प्रेम धवन जी से तमाम लोग। तो इसलिए क्योंकि शमशेर बहादुर जी ने विथड्रॉ कर लिया अपना नाम आखिरी मौके पे, तो शैलेंद्र जी को एक जैसे वेटिंग लिस्ट में नाम होता है, शैलेंद्र जी को मौका मिला कविता पाठ के लिए और उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है कि जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया और मैं सबसे पिछली पंक्ति में बैठा हुआ था दर्शकों के बीच, तो बड़ा संकोच में सकुचाते हुए मंच की ओर आगे बढ़ा तो दर्शकों ने थोड़ा-सा कहा रिक्वेस्ट की, "अरे भाई लंबी कविता ना पढ़ना, थोड़ी छोटी कविता सुनाइएगा शैलेंद्र जी आप।" घर में मंच पे पहुँचा और क्योंकि मेरा पहला साहित्य जगत में प्रवेश का यानी मंच के ऊपर पहली बार मैं कविता पढ़ रहा था और मुझे मौका मिला शमशेर बहादुर जी की वजह से क्योंकि उन्होंने नाम विथड्रॉ किया तो मुझे मौका मिल गया और वो कविता थी इतिहास और वो कविता बड़ी सुंदर कविता है। उसको कविता जब हम पढ़ते हैं तो दिनकर की भी याद आती है कि खेतों में, खलिहानों में, मिल और कारखानों में, चल सागर की लहरों में, इस उपजाऊ धरती के उत्तप्त गर्भ के अंदर कीड़ों से रेंगा करते, वे खून पसीना करते, वे अन्न अनाज उगाते, वे ऊंचे महल बनाते, कोयले लोहे सोने से धरती पर स्वर्ग बसाते, वे पेट सभी का भरते पर खुद भूखों मरते हैं। ये एक बड़ी लंबी कविता इतिहास जो 1947 में उन्होंने ताज़ा-ताज़ा लिखी थी, वही उन्होंने सुनाई। तो इसका बड़ा रोचक प्रसंग वो शैलेंद्र जी लिखते हैं कि जैसे ही मैंने पहले 4 पंक्तियाँ पढ़ी तो एक तरह से तालियाँ बजनी शुरू हो गई, शोर शुरू हो गया। तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी हुटिंग हो रही है, लोग मेरा मज़ाक बना रहे हैं। तो मैंने पृथ्वीराज जी जो कार्यक्रम के अध्यक्ष थे उनसे पूछा कि सर क्या मैं बैठ जाऊँ? बोले नहीं, नहीं भाई ये आपको लोग दाद दे रहे हैं और वो इरशाद कहना चाह रहे हैं और तालियाँ इस बात का प्रतीक है कि आपको कह रहे हैं कि इसको फिर से सुनाइए इन 4 लाइनों को। कह रहे इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने मुझे सराहा और साहित्य जगत में पहली बार मंच से मैंने कविता सुनाई और उसी दौरान क्योंकि राज कपूर भी उसी दशकों में थे और तभी उनसे राज कपूर की भेंट भी हुई और वो प्रकरण ये है कि भाई फ़िल्मों में गीत लिखने के लिए उन्होंने आग फ़िल्म उस समय जो क्लाइमेक्स था उसके लिए उन्होंने ऑफ़र दिया, लेकिन किसी वजह से शैलेंद्र जी ने मना कर दिया और अल्टीमेटली 1949 में शैलेंद्र जी को अपनी मजबूरी की वजह से जाना पड़ा और अल्टीमेटली बरसात में जो 2 गीत शैलेंद्र जी ने लिखे, बरसात में तुमसे मिले हम सजन और
एक और गीत जो मुकेश का है, पतली कमर है तिरछी नजर है, ये दोनों गीत बहुत हिट हुए थे। बरसात के सारे गाने हसन जयपुरी और इन दोनों ने मिलकर लिखे, ये सारे गाने बहुत हिट थे। तो ये पहली फिल्म बरसात थी जिसकी वजह से ये एक चीज में और आदरणीय अशोक जी बैठे हैं, उनके साथ जानकारी भी होगी कि धर्मयुग में धर्मवीर भारती साहब हमेशा कुछ ना कुछ नए प्रयोग करते थे। उन्होंने फिल्मी गीतकारों, जो उसमें विशेषतः बहुत से बड़े कवि भी थे, उनसे एक लेखमाला, एक सीरीज शुरू की। और वो लेखमाला था कि मैं, मेरा कवि और मेरे गीत। यानी आप अपने को कवि के तौर पर कब आपने कविता शुरू की लिखनी, और आप फिल्मों में कैसे आए, गीत कैसे लिखते हैं, और इसका एक बारे में अपना 3-4 पेज में एक लेख लिखिए। तो श्रृंखला में सबसे पहले भरत व्यास जी ने लिखा, उसके बाद शैलेंद्र जी ने लिखा, हालांकि उसमें नीरज जी ने भी लिखा, अनजान साहब ने लिखा, ऐसी एक सीरीज चली थी। तो विशेष तौर पर शैलेंद्र जी की बात चल रही है, तो उसी में उन्होंने जिक्र किया है। बहुत अच्छी बात शैलेंद्र जी ने कही कि मैं उस लिखे को अच्छा नहीं मानता हूं जिसको केवल 2-4 लोग ही समझ पाए। यानी कुल मिलाकर वो कहना चाहते हैं कि भाषा और भाव सरल होना चाहिए। जो कविता लिखी जाती है उसकी मुक्ति तभी होती है, जैसे नदी की मुक्ति सागर में मिलने के बाद होती है। तो मैं मानता हूँ एक कविता की मुक्ति तभी होती है कि जब वो कवि हृदय से निकल करके पाठक और श्रोता के हृदय में समा जाती है। और अगर ऐसा हो पाता है तो मुझे लगता है वो बड़ी कविता है, उस तभी उस कविता की मुक्ति मानी जानी चाहिए। शैलेंद्र के गीतों की, कविताओं की सबसे बड़ी जो मैं विशेषता मानता हूं वो ये है कि सरल शब्दों में गहरी और बड़ी बात कहते हैं। आनंद फिल्म में एक बहुत अच्छा संवाद गुलजार साहब ने लिखा है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और ये देखिए कि कुछ ऐसे साहित्यकार, कवि, लेखक हुए हैं कि जिनको ईश्वर ने लंबी उम्र नहीं दी, लेकिन एक महान जिंदगी उन्होंने जी है। चाहे वो पुष्किन हो, 37 साल ही जी है, मोपान साहब भी 43 साल, शैलेंद्र 43 साल, ऐसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र 39, ये सब कम उम्र में ही चले गए। लेकिन इन लोगों ने इतना बड़ा काम किया है कि आज देखिए, आज 56 साल से ज्यादा हो गए शैलेंद्र को गुजरे, और हम उनको याद कर रहे हैं। जन्म शताब्दी पर साल भर बहुत से प्रोग्राम होंगे, और मैं तो अनूप जी आपको बहुत बधाई देता हूँ, प्रांजलि जी आप सबको, प्रगति जी की, आप ये लोग अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और आज इतने अच्छे बड़े बड़े तेजिंदर जी सब लोग जुड़े हुए हैं, अशोक जी के माध्यम से हम लोग और बातें जानेंगे। टी.एस. एलियट ने एक बड़ी अच्छी बात कही है जो मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ। मैंने कई बार कहा भी है कि कविता केवल मनोरंजन ही नहीं करती है, वो हमारी चेतना का विकास भी करती है, और उसके साथ साथ हमारी संवेदना का संवर्धन भी करती। तो एक अच्छी कविता मनोरंजन के साथ साथ चेतना का विकास भी करती है और हमारी संवेदनाओं का परिष्कार भी करती। तो इस दृष्टि से देखें, इस कसौटी पर अगर हम देखें तो मुझे लगता है शैलेंद्र के अधिकांश गीत इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। 24 कैरेट खरे उतरते हैं, 16 आने खरे उतरते हैं, मैं मानता हूँ। और शैलेंद्र के बारे में मैं ये भी कहूंगा कि वो पहले ऐसे गीतकार हैं जिनको एक ग्लोबल गीतकार के तौर पर हमें मान्यता उनको मिली हुई है। और वो आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, ये गीत तो पिछले, अब आप देखिए 1951 में लिखा गया था, और आज लगभग करीब 73 साल हो गए हैं, लेकिन इसकी गूंज अभी तक बरकरार है, इसकी लोकप्रियता अभी तक बरकरार है। और दूसरा गीत जो यहाँ बहुत लोकप्रिय हुआ रशिया में, और पूरे देश दुनिया में हुआ, लेकिन रशिया में तो 2 गीत तो बहुत ही लोकप्रिय हुए। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी, हालांकि मेरी पगड़ी आज नीली है, उसे लाल ही पहननी चाहिए थी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जो कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है बहुत सुंदर। जैसे ही हम कहते हैं फिर है दिल है हिंदुस्तानी, तो जो साधारणीकरण साहित्य में माना गया है एक सिद्धांत, कि साधारणीकरण की दृष्टि से अगर हम मूल्यांकन करें शैलेंद्र के गीतों का, तो मुझे लगता है उस कसौटी पे भी शैलेंद्र की सारी रचनाएं खरी उतरती हैं। हर जोर जुलम की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, हालांकि बाद में रेणु जी ने और कुछ लोगों ने संघर्ष हमारा नारा बना दिया इस गीत को, और बहुत लोकप्रिय हुआ। और आज भी जो है, चाहे स्टूडेंट्स हो या कारखाने के मजदूर हो या रेलवे के हो, कहीं भी हो, और जब भी हड़ताल होती है तो ये पहली लाइन इस गीत की, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, ये गीत हमें सुनाई पड़ता है, और बहुत पुरजोर, चाहे किसी कॉलेज की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, ये हमेशा हमें सुनाई पड़ता है। तो ये, और तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यहाँ क्योंकि एक बात था कि शैलेंद्र मार्क्सवादी थे, तो कहीं ना कहीं वो उस तरह की जो एक ईश्वर के प्रति धारणा थी, शायद उतनी उस तरह से भक्तिभाव वाली बात ना रही हो, लेकिन कम से कम लोकतांत्रिक जरूर वो थे। घर में भी मुझे याद पड़ता है, एक बार मैं शैलेंद्र साहब की साली और अमला जी की जो मौसी हैं, शिवानी जी, हम भी उन्हें मौसी बोलते हैं, अब तो उनका निधन हो गया।
तो उन्होंने बताया कि जब शैलेंद्र जी ने अपना मकान बनाया था तो उनकी पत्नी शकुंतला जी ने घर में पूजा पाठ रखी थी। तो शैलेंद्र जी इस बात का विरोध नहीं करते थे कि वो भाई धर्म नहीं मानते हो, वो एक मार्क्सवादी हैं, तो घर के बाकी लोगों को इनकार करें, ऐतराज करें, क्योंकि सबको अपनी बात करने का अधिकार है। तो उस पूजा पाठ को भी उस समय पर उन्होंने एक फोटो खींची थी, वही फोटो दिखाई दी, उसमें 7 बहनें, जो शैलेंद्र जी की पत्नी 7 बहनें हैं, तो 7 बहनों का एक फोटोग्राफ भी उन्होंने दिखाया था। तो वो ये था कि वो शैलेंद्र जी न केवल एक बेहतर गीतकार और कवि, उसके साथ साथ एक चित्रकार व फोटोग्राफर बहुत अच्छे थे। और ये लास्ट में बस, क्योंकि समय सबका 9-10 मिनट है, मुझे लगता है हो ही गए होंगे। एक आखिरी बात जो मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ कि शैलेंद्र जी और साहिर लुधियानवी एक आफताब और महताब की तरह फिल्म जगत के माने जाते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं सूर सूर तुलसी ससी, ऐसे ही मुझे लगता है कि आफताब और महताब साहिर और लुधियानवी और शैलेंद्र जी को फिल्म जगत का हम लोग मानते हैं, साहित्य जगत का मानते, स्पेशली फिल्म जगत का। साहिर और शैलेंद्र का जो सबसे बड़ा अंतर यही है कि शैलेंद्र जी धुन पर लिखते थे, ट्यून पर गीत लिखते थे, और साहिर साहब की 90% से ज्यादा गीत जो है, उन गीतों को, उन शेरों को, नज्मों को, उन गजलों को संगीतकारों ने उसकी धुनें बनाई। तो ये भी बड़ा बेसिक डिफरेंस है। लेकिन धुनों पर गीत लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है, और उस काम के उस्ताद थे शैलेंद्र जी। आज भी अभी गीत आप लोग को सुनने को मिलेगा, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, तो ये भी ट्यून पे लिखा गया है। इसमें विशेष तौर पर मैंने आप याद दिलाना चाहूंगा, ये गीत तो 1959 में अनाड़ी फिल्म में लिया गया है, लेकिन इसकी जो धुन बनी थी वो श्री 420 में। आप लोग कभी इस फिल्म को देखें तो जैसे ही ये स्क्रीन पे नादिरा आती है, ज्यादातर नादिरा जैसे प्रवेश करती है स्क्रीन पे, तो ये बैकग्राउंड में किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, इसकी धुन बजती, इसकी ट्यून बजती। और इसी ट्यून को बाद में शंकर जयकिशन ने अनाड़ी फिल्म जो ऋषिकेश मुखर्जी ने निर्देशित की थी, उस फिल्म में इस गीत को इस्तेमाल किया। और मुझे लगता है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मुझे लगता है इतनी सुंदर जो परिभाषा हो सकती है एक भारतीय दर्शन की, भारतीय जो शाश्वत हमारी संस्कृति, उसकी कितनी सुंदर एक तरह से उन्होंने व्याख्या की है इस गीत की तरह। और वो भी गीत में कैसे कि उस मीटर में की है, उसे धुन पर लिखना है। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि एक ट्यून पर लिखना, और ट्यून पर लिखने के बाद उसको एक अच्छी कविता, एक बड़ी कविता, एक लोकप्रिय कविता बना देना, एक अस्त्री कविता बना देना। साहित्य, सिनेमा को साहित्य के करीब लाने वालों में शैलेंद्र जी थे। तीसरी कसम जो उन्होंने फिल्म बनाई, जो 5 लंबी कहानियां, मोहन राकेश की एक पुस्तक थी, उसमें 5 लंबी कहानियां थी, उनमें से एक कहानी रेणु जी की थी। तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, बाद में लोगों ने अर्थात हटा के उसको उर्फ कर दिया, उर्फ मारे गए गुलफाम। इस पर रेणु जी ने, शैलेंद्र जी ने फिल्म बनाई, और वो फिल्म दुर्भाग्य से वो, हालांकि वो सफल नहीं हो पाई प्रारंभिक रूप से, और उसी के गम में शैलेंद्र जी को बहुत सदमा भी लगा। और कहीं ना कहीं जुल्फीब में आखिरी दौर में जो गाना रुला के गया मेरा सपना, हालांकि मुझे लगता है वो फिल्म के लिए भी था, कहीं कहीं मन में ऐसे भाव आते होंगे। लेकिन तीसरी कसम के बारे में अक्सर वो लिखते, वो कहते थे शैलेंद्र जी कि तीसरी कसम बनाकर मुझे कोई पछतावा नहीं है, मुझे इस पर हमेशा गर्व रहेगा। और हम सबको बड़ा गर्व है शैलेंद्र जी, आपने जो तीसरी कसम फिल्म बनाई, और ये फिल्म वास्तव में एक प्रेम कथा के साथ साथ एक सांस्कृतिक विघटन की भी कहानी है, और उसके गीत, संगीत और कहानी, संवाद, निर्देशन। और मैं ये बताना चाहता हूँ, वो फिल्म जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय मॉस्को फिल्म फेस्टिवल यहाँ हुआ था 1967 में, तो आधिकारिक तौर पर भारत से फिल्म आई थी। हालांकि इस फिल्म को अवार्ड तो नहीं दिया गया था यहाँ, लेकिन भारत सरकार ने इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया था। और वो भी उसमें टक्कर में ऋषिकेश मुखर्जी की अनुपमा थी, और नायक फिल्म जो मंगला फिल्म थी, सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित थी। तमाम बड़ी बड़ी फिल्में थी, लेकिन सभी भारतीय भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है वो तीसरी कसम को दिया गया था। तो आज इतनी बात कह के मैं शैलेंद्र जी को नमन करता हूं, और सभी जो मित्र मेरे सुन रहे हैं उनको याद करता हूं। अमला जी मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि अगली बार दिनेश जी, अमला जी भी अपने वक्तव्य रखें, और अंत में जरूर अमला जी फीडबैक भी जरूर दें, और मनोज भाई को हम लोग सुनेंगे। तो मैं अनूप भाई, प्रदली जी, प्रगति जी, आप सबको बहुत बहुत आभार। कश्मीर जी जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, और अपनी बात रखने के लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय अशोक चक्रवर्ती जी को विशेष तौर पर, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है और हम अपनी बात पहुंचा पा रहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत 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 धन्यवाद
इंद्रजीत जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। हम शैलेंद्र जी को इतना हमेशा सुनते हैं, लेकिन आज जो माहौल है ऐसा लग रहा है बचपन के घर में बैठे हैं और माँ के पास बैठ के पुरानी यादें साझा कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। और शायद आप ही के से बात हुई थी और जिक्र हुआ था कि प्रगति जी हमें एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाने वाली हैं जो मॉस्को में जी दिखाई। जी 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 जी। तो चलिए हम पहले वो देख लेते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमसे और नए बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सबका फिर से स्वागत है। प्रगति जी।